Hello dear student, today we will going to read chapter number 2. Name is First World War and Russian Revolution. This chapter is from standard 9th Gujarat Board Social Science. ओके डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का ट्रांसलेशन आपको समझाएंगे. डियर स्टूडेंट बने रहिएगा हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. लेट्स वी स्टार्ट दिस ट्रांसलेशन. ओके. The yearning of the Western European countries of expansion of empire and acquire new territories resulted in these countries going to Asia and Africa. पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों की जो साम्राज्यवाद की भूख थी, साम्राज्यवाद का मतलब होता है कि अपने साम्राज्य को बढ़ाना, उसकी भूख और औपनिवेशिक लालसा का मतलब होता है मतलब बिजनेस को ब्रॉड करना, बढ़ाना के कारण उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर उपनिवेश स्थापित किए. दस एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज एंड एक्सपेंडेड देयर, उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई एशिया और अफ्रीका के देशों में जाकर किए और वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा बढ़ाया. कॉन्क्वेस्टली देयर अरोज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूरोपियन नेशन टू इस्टेब्लिश कॉलोनीज. परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि यूरोप के अन्य देशों ने उपनिवेश स्थापित करने की शुरू हुई थी. क्या जो यूरोप के अन्य देश थे उन्होंने भी वहाँ पे उपनिवेश स्थापित करने की दौड़ स्टार्ट कर दी, कंपटीशन शुरू हो गया. दिस ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन among the Western European nation caused the economic, social and cultural ruin of the Asian African countries. The result of this onward politics was such that the First World War, Bolshevik Revolution in Russia, etc. took place. पश्चिमी यूरोप के इन उपनिवेश भूखे देशों ने, जो ये देश थे जिन्हें अपने उपनिवेश बढ़ाने थे, उन्होंने एशिया अफ्रीका के देशों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया था. विश्व राजनीति में उसके ऐसे परिणाम आए. किसके परिणाम? उनकी उपनिवेश की भूख का क्या परिणाम आया कि जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस में बोल्शेविक क्रांति जैसी घटनाएं हुई. सो डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टडी अबाउट दीज डिटेल्स. इसीलिए अब हम इनकी डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या कारण थे, किस तरीके से हुआ और उसके क्या परिणाम हुए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनियलिज्म इन एशिया अफ्रीका. पश्चिमी यूरोप और एशिया अफ्रीका में उपनिवेशवाद. उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि अपने कॉलोनीज बनाना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना. द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू एक्सपेंड देयर एम्पायर इन एशिया अफ्रीका. एशिया अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित करने में पश्चिम यूरोप के राष्ट्रीय मुख्य थे. कहाँ के राष्ट्रीय? पश्चिमी यूरोप की. देयर ग्रीड फॉर कॉलोनाइजेशन डिड नॉट स्पेयर इवन देयर नेबरिंग कंट्रीज. और उनके जो उपनिवेशवाद की भूख थी, जो कॉलोनीज बढ़ाने की भूख थी, इन्होंने पड़ोसी देशों को भी नहीं छोड़ा. स्पेन हैड टेकन कंट्रोल ओवर नीदरलैंड. स्पेन ने किस किस पे कंट्रोल कर लिया? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग. लेटर ऑन, उसके बाद सम ऑफ देयर प्रोविंसेस वर कैप्चर्ड बाय फ्रांस. फिर क्या हुआ कि वहाँ के जो कुछ राज्य थे, सम ऑफ देयर प्रोविंसेस, कुछ राज्य जो थे, कुछ परगनास जो थे, प्रोविंसेस, उनके ऊपर किसने कब्जा कर लिया? स्पेन ने. सॉरी, यस, हाँ. व्हेन द पोर्तुगीज किंग डाइड विदाउट एन हेयर. और जो पुर्तगाली जो राजा थे वो अपने औलाद नहीं होने के कारण, निसंतान जब मर गए थे, पुर्तगाल केम अंडर द रूल ऑफ द स्पेनिश किंग बिकॉज ऑफ हिज ब्लड रिलेशन. तो रक्त संबंध के आधार पर स्पेन के राजा के अधीन पुर्तगाल भी आ गया. सो फॉर 6 decades the monopoly of establishing colonies in non-European countries was with Spain. जिसके कारण 6 दशक तक
गैर यूरोपीय देशों में उपनिवेश कॉलोनीज स्थापित करने का एकाधिकार एकमात्र स्पेन के पास ही रह गया। सिमिलरली, इसी तरीके से इटली एंड जर्मन स्टेट बिकम द विक्टिम ऑफ द ग्रीड ऑफ फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। इसी तरीके से जर्मन और इटली जो है वो किसके लालच का शिकार बने? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के। व्हेन द यूरोपियन पावर वर tightening their grip over the Asian and African nation, many of European nations which had become free, following the footsteps of England, made many of the Afro-Asian nation their colonies. जब एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय सत्ताओं की पकड़ मजबूत बन रही थी, एशिया अफ्रीका के देशों पर स्वतंत्र यूरोपीय जो सत्ता है उनकी पकड़ मजबूत बन रही थी, तभी ये सभी देश स्वतंत्र हो गए और उन्होंने भी अपने पूर्व मालिकों के मार्ग पर चलकर एशिया अफ्रीका के कई राज्यों को अपनी सत्ता के अंतर्गत मिला लिया। फिर कॉलोनियलिज्म इन एशिया, एशिया में उपनिवेशवाद। After strengthening its grip over India, England expanded its empire in Sri Lanka, Myanmar, Singapore and Malaysia. इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश जो है श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर और मलेशिया में भी अपने साम्राज्य स्थापित किए। इंग्लैंड एंटर्ड चाइना ऑल्सो, और इंग्लैंड ने चीन में भी अपना पैर जमाया। बट ड्यू टू द ओपियम ट्रेड बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना देयर वर वॉर्स विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर्स इन हिस्ट्री। इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया, परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुए। किसके व्यापार के कारण? अफीम के व्यापार के कारण, जिसको इतिहास में ओपियम वॉर या अफीम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। चाइना लॉस्ट दिस वॉर एंड देयर बाई लॉस्ट 5 of its port to England, where England could carry on their trade and thus expanded their empire. Taking advantage of China's weakness, Japan, Russia, Germany, France, Belgium and America also acquired trade and political rights. इस युद्ध में चीन की पराजय होने से व्यापार के लिए अन्य 5 बंदरगाह मिलने पर इंग्लैंड की सत्ता में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। Enormous oil resources in the desert region of West Asia attract the European to establish colonies there. पश्चिमी एशिया के मरुस्थलीय देशों में जो है काफ़ी सारा ऑयल होने के कारण, निकलने के कारण खनिज तेलों ने यूरोपियों को उपनिवेश अपने बिजनेस स्थापित करने के लिए, अपनी कॉलोनीज स्थापित करने के लिए आकर्षित किया। इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड अमेरिका established oil companies in Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia and Bahrain and made effort to take care of their own interest. इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में तेल कंपनियां स्थापित करके अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए का प्रयास किया। फिर है कॉलोनियलिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका में उपनिवेशवाद। द डच established its colony for the first time at the end of 15th century in South Africa. 15वीं सदी के अंतिम में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डच जो थे उन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। आफ्टर दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस एस्टैब्लिश्ड देयर कॉलोनीज इन कैप एंड एलर्जिया इन नॉर्थ अफ्रीका रेस्पेक्टिवली। फिर इसके बाद इंग्लैंड ने कैप में और फ्रांस ने उत्तर अफ्रीका में अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। द वास्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल एंड सेलिंग रेडी प्रोडक्ट post industrial revolution, because of which European countries competed to establish colonies.
औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का विशाल क्षेत्र अधिकार में करके अपनी सत्ता स्थापित की। किंग लेपोल्ड of Belgium seized the vast provinces of Congo and established his rule. इंग्लैंड ने इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देशों तथा दक्षिण अफ्रीका के कई प्रदेशों में अपने शासन स्थापित किए। England established its colony in Egypt, some provinces of East Africa and some of South Africa. कुछ ईस्ट अफ्रीका में और कुछ साउथ अफ्रीका में अपनी कॉलोनीज स्थापित की। फ्रांस established its colony to Tunisia, मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका प्रोविंसेस। इसी तरीके से फ्रांस ने अपनी कॉलोनी, अपने उपनिवेश कहाँ स्थापित किए थे? तुनीशिया, इजिप्ट मोरक्को एंड वेस्ट अफ्रीका में। जर्मनी ने कहा कि जर्मनी स्टैब्लिश इट्स एम्पायर इन सम प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका। जर्मनी ने ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में अपने प्रोविंसेस स्थापित किए। इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस अराउंड द सी, रेड सी। इटली कैप्चर्ड द अफ्रीकन प्रोविंसेस, जो इटली थी उन्होंने अफ्रीकन प्रोविंसेस को क्या किया? कैप्चर कर लिया, बंदी बना दिया। कहाँ पे? अराउंड द रेड सी, लाल सागर के आस पास में। Spain and Portugal also seized some provinces of Africa. A conference for the European nation was held in Berlin in the midst of this competition to establish colonies. फिर जो कंपटीशन था अपने उपनिवेशों को स्थापित करने के लिए, तो इसके लिए बर्लिन में एक मीटिंग बुलाई गई। Different African territories were divided among the European nation at the end of the conference. Thus, the colonial dominance of different European nation was established over the entire Africa. इन प्रादेशिक क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच बर्लिन में जो परिषद या बैठक बुलाई गई थी, जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया गया। इसके अनुसार समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों के साम्राज्य स्थापित हो गए। While on one hand, the greedy of European nations were trying to colonize various Asian African territories. On the other hand, Germany and Italy had completed the process of its respective political unifications. एक तरफ यूरोप के उपनिवेश भूखे राष्ट्रीय एशिया अफ्रीका के प्रदेशों पर अपना उपनिवेश स्थापित करके अपने अंतर्गत करना चाहते थे, तब दूसरी और जर्मनी और इटली में एकीकरण हुआ था। उस समय जर्मनी और इटली क्या हो गए? एक हो गए। Thus the unified Germany plunged into the competition of industrialization, commercialization and colonization. Thus these quickly changing global phenomena and exploited some of these countries politically, economically and socially, due to which their development had stopped. This had led to the First World War. इसलिए जर्मनी औद्योगिकरण, व्यापारीकरण और उपनिवेशीकरण प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा। इस तरह से इन तीव्र बदलते जाते प्रभावों ने उन देशों को का राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया। कौन से देशों ने? जो यूरोपियन देशों ने, सभी जो जिनके ऊपर अधिकार किया उनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण किया। उससे उनका विकास रुक गया, जिसने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका निर्मित की। दिस हैड लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर द कॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। The First World War could be considered as one of the most heartbreaking and unforgettable event of the modern world. आधुनिक विश्व की कुछ जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसकी जो यादें थी, वो आज दिन तक भी उसका जो दुख था, जो दिल को दहला देने वाली बातें थी, जिस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध था, आज भी आधुनिक भारत में, आधुनिक विश्व में उसकी छाप
बनी हुई है। मैनी फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन ऑन 1 अगस्त 1914, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1 अगस्त 1914 को स्टार्ट हुआ था। जर्मनी हैड डिफीटेड फ्रांस इन द सेडन वॉर, बिकॉज ऑफ विच फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी, according to which France had to pay a war fine as well as give away 2 of its provinces, Lorraine and Alsace, to Germany. प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ जो है वो 1 अगस्त 1914 को हुआ था। जर्मनी ने सेडान की लड़ाई में फ्रांस को पराजित किया था। जर्मनी ने किसको हराया था, डिफीट किया था फ्रांस को, इसलिए फ्रांस को फ्रैंकफर्ट की संधि करनी पड़ी। उसके अनुसार युद्ध दंड और 2 प्रदेश ऑल्सेस और लॉरेंस नाम के जो 2 प्रदेश है वो जर्मनी को उसे देने पड़े। France had not been able to overcome this humiliation. फ्रांस इस अपमान को कभी भूल नहीं सका। Thus the Frankfurt Treaty itself was the cause of the First World War. और इसी कारण से ये जो फ्रैंकफर्ट नाम की जो संधि थी वो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण बनी थी। The end of a war sowed the seeds of a future वॉर, इस तरह एक युद्ध के अंत में ही दूसरे युद्ध का बीज छुपा हुआ था। अब देखिए इसके इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ेंगे हम, आर्थिक कारण पढ़ेंगे। इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश्ड इट्स वास्ट एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका इन द 19th सेंचुरी। इंग्लैंड ने 19th सेंचुरी में एशिया और अफ्रीका में अपना वास्ट एम्पायर स्थापित किया। इट एक्सप्लॉइटेड इट्स कॉलोनीज इकोनॉमिकली एंड बिकेम रिच। औद्योगिक क्रांति, वह अपने उपनिवेशों का आर्थिक शोषण करके धनवान बना। इट्स एक्सप्लॉइटेड इट्स कॉलोनीज इकोनॉमिकली एंड बिकेम रिच, उन्होंने क्या किया कि अपनी कॉलोनीज जो थी उसको बहुत ही ज़्यादा आर्थिक शोषण किया और खुद अमीर बन गया। ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड स्विफ्ट कॉलोनाइजेशन यूरोप रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अभी जो औद्योगिकरण हुआ था उसके कारण से यूरोप को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कच्चे माल की ज़रूरत हुई। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी जर्मनी हैड स्टार्टेड द कॉम्पिटिशन टू प्रोक्योर द मार्केट इन एशिया एंड अफ्रीका। औद्योगिक क्रांति तथा उपनिवेशवाद के तीव्र विकास के कारण यूरोप को विपुल मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा में कच्चे माल की ज़रूरत पड़ी। 19वीं सदी के अंतिम 25 वर्षों में जर्मनी ने एशिया और अफ्रीका में बाजार प्राप्त करने के लिए स्पर्धा चालू कर दी, कंपटीशन चालू कर दिया। जर्मनी स्टार्टेड सप्लाइंग चीपर गुड इन कंपैरिजन टू इंग्लैंड एंड फ्रांस। द अफ्रो एशियन मार्केट दैट इंग्लैंड एंड फ्रांस डोमिनेटेड वर thus broken up by Germany. Consequently, there was an intense economic competition between Germany and England. जर्मनी ने इंग्लैंड तथा फ्रांस की तुलना में क्या किया, बहुत ही सस्ते कीमतों पे माल देना शुरू कर दिया। वह एशिया तथा अफ्रीका में इंग्लैंड तथा फ्रांस के बाज़ारों को तोड़ने लगा। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि एक तरफ जर्मनी तथा दूसरी तरफ इंग्लैंड के बीच आर्थिक स्पर्धा बढ़ गई। फिर है मिलिटरिज्म। Military force was necessary and important for the competition that the European nation got into for expansion. जो मिलिट्रिज्म है, सैन्यवाद है, यूरोप के राष्ट्रों में प्रादेशिक विस्तार के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई उसके लिए सैन्य शक्ति आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गई थी। England, France, Austria, Russia, etc. had begun expanding their military power. अभी जो इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रशिया ये सब भी अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने में लग गए। While in countries like Japan, Italy and Germany, compulsory military training had started. और ये जापान, इटली और जर्मनी में कंपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई थी। प्रोडक्शन ऑफ वेपन वॉज इंक्रीज्ड अंडर द प्रोटेक्स्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अपने आपको बचाने के
नियमों को लेकर के सब ने अपने अपने हथियार बनाने चालू कर दिए। दस मिलिट्रिज्म गॉट एन इम्पैक्टस एंड मिलिट्री कॉम्पिटिशन एडेड टू इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन क्रिएटेड अ सीरियस एटमॉस्फेयर ऑफ वार। इससे सैन्यवाद को बढ़ावा मिला और आर्थिक स्पर्धाओं में सैन्य स्पर्धा जुड़ जाने से युद्ध का वातावरण और भी ज़्यादा उग्र बन गया। अब आर्थिक कारण हुआ, आर्थिक कारण में सब लोगों को अपना अपना व्यापार बढ़ाना था। फिर सैन्यवाद हुआ, उसमें क्या हुआ कि लोगों को व्यापार बढ़ाने के लिए एक दूसरे से अगर लड़ना पड़े तो उन्हें अपनी मिलिट्री पावर भी स्ट्रांग करनी पड़ी। तो इस तरीके से सैन्यवाद भी एक कारण हुआ। फिर है ग्रुपिज्म, सीक्रेट ट्रीटीज, गुटबंदी और गुप्त संधियाँ। ग्रुपिज्म एंड सीक्रेट ट्रीटीज प्ले अ मेजर रोल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। The world was divided into two groups before the First World War. प्रथम विश्व युद्ध में सृजन में गुटबंदियों और गुप्त संधियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध से पहले विश्व दो गुटों में विभाजित हो गया था। ऑन वन साइड वॉज द ग्रुप ऑफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बल्गेरिया एंड तुर्की। पहले ग्रुप में कौन कौन से थे? ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और बल्गेरिया, तुर्किस्तान, ये सब पहले ग्रुप में थे। ऑन द अदर साइड वाज द ग्रुप ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया एंड जापान। दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और जापान थे। अ फीलिंग ऑफ जेलेसी, एनमिटी, मिसट्रस्ट, फियर एंड हर्टेड इवॉल्व्ड between the group which was the important factor of the first world वॉर। इन दोनों गुटों के बीच में जो ईर्ष्या, दुश्मनी, शंका, कुशंका, भय तथा तिरस्कार की भावना पैदा हो गई, जो प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी। फिर फोर्थ नंबर पे आएगा फीलिंग ऑफ फियर्स नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद की भावना। द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एंड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर द रिजल्ट ऑफ नेशनलिज्म। बेल्जियम और ग्रीस की स्वतंत्रता तथा इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का परिणाम था। बट लेटर बाद पर उसके बाद में द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म टुक एन एक्सट्रीम एंड नैरो फॉर्म इन यूरोप। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना ने उग्र और संकुचित स्वरूप धारण कर लिया। इकोनॉमिक जेलसीज, कॉम्पिटिशन एंड कॉलोनिज्म इन यूरोप हैड इंक्रीज सो मच दैट द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ईच अदर बिगेन टू क्लैश। फिर यूरोप में आर्थिक ईर्ष्या, खींचतान, प्रतिस्पर्धा और साम्राज्यवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे राष्ट्र के हित आपस में टकराने लगे। Leading European nations begin teaching extreme and destructive nationalism to its people. यूरोप के अग्रगण्य राष्ट्रों ने अपने लोगों को उग्र आक्रामक देशभक्ति का पाठ पढ़ाया, नेशनलिज्म का पाठ पढ़ाया। लव फॉर ओवर नेशन, अपने देश से प्यार करें। हार्टेड फॉर द अदर नेशन वॉज इनकरेज, और जो अपने देश के प्रति प्रेम और अन्य दूसरे जो देश हैं उनसे नफरत करो, ऐसी उन्होंने क्या की, इसी चीज़ को प्रोत्साहन दिया। द जर्मन चीफ काइजर विलियम्स वॉज द अदर और ओरिजिनेटर ऑफ नेशनलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। जर्मन सम्राट जो थे कैसर विलियम द्वितीय उग्र राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद के क्या थे, प्रणेता थे। He was over ambitious and believed in world leadership. उनका वो यही मानते थे कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में राज करे। He wanted to get things done according to his will with the help of his grand military power. अपनी प्रचंड और सैन्य शक्ति से अपने वांछित लक्ष्य को पूरा करने में वो विश्वास रखते थे। द फीलिंग ऑफ वॉर स्प्रेड अक्रॉस अदर नेशन एज इन जर्मनी एंड दिस हैड रिजल्टेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी की तरह अन्य राष्ट्रों में भी युद्ध की भावना फैली और प्रथम विश्व युद्ध में परिवर्तित हो गई। फिर देखिए रोल ऑफ न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों का योगदान। द न्यूज़पेपर ऑफ द यूरोपियन नेशन aroused so much hatred among people with their mutual, derogatory, provocative, exaggerated and false write-ups by spitting venom against rival nations that the rulers of the respective nation could not even make effort
फॉर एस्टैब्लिशिंग पीस एंड हार्मोनी। यूरोप के राष्ट्रों के समाचार पत्रों की पारस्परिक कटुता, उत्तेजनापूर्ण, अतिशयोक्तिपूर्ण और झूठे लेखों ने परस्पर प्रतिस्पर्धी देशों के विरुद्ध जहर उगलकर लोगों में दुश्मनी की भावना इतनी हद तक भड़काई कि सत्ता में बैठे हुए लोग शांति स्थापना या समाधान करने के प्रयत्न भी न कर सके। मतलब समाचार पत्रों ने क्या किया कि लगातार कुछ भी उटपटांग लिख लिख करके बस सब पूरे देशों में आपस में क्या कर दिया, जहर भर दिया, जिससे कि प्रथम वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा हो गई। फिर फिलोसॉफी अबाउट वॉर, युद्ध संबंधी तत्वज्ञान। द पॉलिसी ऑफ वॉर इज वेलफेयर टुक रूट इन यूरोप। यूरोप में अब युद्ध ही कल्याण की नीति ने जोर पकड़ा। मतलब युद्ध होगा तो ही कल्याण होगा, अदरवाइज कल्याण नहीं होगा। द जर्मन राइटर ट्रॉस्की published maximum like only the mighty diverse to live and war alone in the nation need. Nietzsche, the German writer, expressed war as a scared work. ट्रिटस्क जैसे जर्मन लेखक ने सिद्धांत प्रचलित किया कि शक्तिशाली को ही जीने का अधिकार है, ओनली द माइट डिजर्व टू लाइव, तथा युद्ध ही राष्ट्रीय आवश्यकता है, वॉर अलोन इज द नेशन नीड। निस्टे नामक जर्मन लेखक ने युद्ध को पवित्र कार्य माना था, सेक्रेट वर्क मतलब पवित्र कार्य, युद्ध ही पवित्र कार्य। द प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हिज वाइफ वर assassinated by being shot at by the member of the Serbian terrorist organization Black Hand. ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की ब्लैक हैंड नामक सर्बिया की उग्रवादी संस्था के सदस्य ने गोली मारकर हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ब्लेम्ड सर्बिया फॉर द इन्वॉल्वमेंट in the act and gave an ultimatum to hand over the culprit to Asia within 48 hours. और फिर बाद में ऑस्ट्रिया ने ब्लेम किया, ऑस्ट्रिया ने इस घटना के पीछे सर्बिया का हाथ होने का आरोप लगाया और 48 आवर्स में अपराधी को गिरफ्तार करके ऑस्ट्रिया के समक्ष उपस्थित करने के लिए सर्बिया को क्या दे दिया, अल्टीमेटम दे दिया। सर्बिया डिक्लेयर्ड इट्स इग्नोरेंस इन द मैटर, सर्बिया ने मना कर दिया कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। विदाउट लिसनिंग टू एनीथिंग फ्रॉम सर्बिया, बिना कुछ ही सर्बिया से सुने ऑस्ट्रिया डिक्लेयर वॉर ऑन सर्बिया, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर युद्ध डिक्लेयर कर दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड बिगन विद दिस, और इसी तरीके से प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 24 नेशन सपोर्टेड द अलाइड नेशन एंड 4 नेशन सपोर्टेड द एक्सिस नेशन। 24 जो राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 24 थे और ध्रुवीय राष्ट्रों के पक्ष में 4 राष्ट्रों ने युद्ध में भाग लिया। मित्र राष्ट्र अलाइड नेशंस और ध्रुवीय एक्सिस नेशन मतलब ध्रुवीय राष्ट्र जिसमें 4 देशों ने भाग लिया था। इनिशियली जर्मनी मेड नॉट वर्दी विक्ट्रीज इन यूरोप, जर्मनी ने शुरुआत में यूरोप में उल्लेखनीय विजय प्राप्त की, जिसका कोई उल्लेख न ऐसी विजय प्राप्त की। इट रूइंड द फ्रेंच आर्मी, उसने फ्रेंच की आर्मी को बर्बाद कर दिया। इट फॉट मैनी सबमरीन वॉर एंड डिस्ट्रॉयड द शिप ऑफ द एलाइड नेशन, इसने क्या किया, मित्र देशों के बहुत सारे सबमरीन और शिप्स को बर्बाद कर दिया। मैनी सोल्जर्स एंड सिविलियन डाइड बिकॉज ऑफ टैंक एंड पॉइजनस गैसेस, वहाँ के जो बहुत सारे सिविलियंस थे, जो नागरिक थे, जो सैनिक थे, वो पॉइजनस गैस के कारण मर गए। इन 1917 द रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड, अब 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। सो रशिया विड्रू फ्रॉम द वार, जर्मनी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम, इस समय क्या था, जर्मनी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था। रूस में क्रांति में हुई इसलिए रूस युद्ध से हट गया, रूस में क्रांति हुई तो उस टाइम रूस तो हट गया, लेकिन उस समय जर्मनी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राज्य था, देश था बहुत ही शक्तिशाली। इट मैनेज टू ड्रॉन एन अमेरिकन स्टीमर लुस्टिनिया इन विच 147 अमेरिकन सोल्जर डाइड,
उसने एक अमेरिकी स्टीमर लुस्टानिया को डुबो दिया जिसमें 147 अमेरिकन सैनिक मर गए। कॉन्स्टेंटली अमेरिका ज्वाइन द एलाइड नेशन। अब इसी कारण से अमेरिका ने भी मित्र राष्ट्रों को ज्वाइन किया फॉर द वार इन अप्रैल 1917। इस युद्ध के बाद में 1917 की बात है लगभग ये। विद दैट कंट्रीज लाइक पनामा, ग्रीस, क्यूबा, चाइना एंड सीएम ज्वाइन द एलाइड नेशन। और इसी के साथ में और भी जो दूसरे जो देश थे जैसे पनामा, ग्रीस, क्यूबा, उन्होंने भी मित्र देशों को ज्वाइन किया। अलाइड नेशन मतलब मित्र देश। दस द एलाइड नेशन बीकेम स्ट्रॉन्गर। अब मित्र राष्ट्र कैसे बन गए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जर्मन आर्मी कुड नॉट withstand the American troop. The whole position of the war changed. अमेरिकी सेना के समक्ष जर्मन सेना नहीं टिक सकी और इस तरीके से युद्ध का पासा ही पलट गया। बल्जीरिया इन सितंबर 1980, टर्की एंड ऑस्ट्रिया इन अक्टूबर 1918 ज्वाइन द एलाइड नेशन। अब इसी के साथ जो बल्जीरिया है, टर्की, उन्होंने भी एलाइड नेशन मित्र राष्ट्र को ज्वाइन कर लिया। द जर्मन लीडर कैजर एब्डिकेटेड हिज पोजीशन एंड रन अवे। जो जर्मन सम्राट केजर था राजसत्ता छोड़कर वहाँ से भाग गया। जर्मनी सरेंडर्ड टू अलाइड नेशन। जर्मनी ने भी अपने आप को मित्र देश को समर्पित कर दिया ऑन 11 नवंबर एंड साइन अ केस फायर ट्रीटी एंड द वॉर केम टू एन एंड। इसी तरीके से जो जर्मनी है उसने भी जब मित्र देशों की शरणागति या मित्र देशों की से संधि कर ली तो इस तरीके से युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और विश्व युद्ध का अंत हुआ। इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इमीडिएट इफेक्ट। विश्व युद्ध के परिणाम। अब परिणाम क्या हुए, हम तात्कालिक परिणामों के बारे में बात करेंगे, इमीडिएट इफेक्ट के बारे में। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैन एंड मटेरियल। अप्रॉक्सीमेटली 6.5 करोड़ पीपल टुक पार्ट in the war. At least 1 crore died, about 2 crore were injured and around 70 lakh were rendered permanently handicapped. कम से कम 6.5 करोड़ लोगों ने इसमें भाग लिया जिसमें से 1 करोड़ लोग मर गए, 2 करोड़ लोग घायल हुए और जो 70 लाख लोग थे उन लोग वो लोग हैंडीकैप्ड हो गए। मोर नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज स्टार्वेशन ऑन अदर फॉर्म ऑफ किलिंग एंड एपिडेमिक दैट ब्रोक आउट आफ्टर द वॉर। और इस विश्व युद्ध के बाद में जो एपिडेमिक हुआ, महामारी हुई, इसके कारण भी काफ़ी सारे लोग मर गए। द टोटल वॉर एक्सपेंडिचर वॉज क्वाइट हाई। और इससे कुल खर्च का आंकड़ा वो जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। सोशल चेंज। अब सोशल चेंज कैसे हुआ, सामाजिक परिवर्तन क्या हुआ वो देखिए। ड्यूरिंग द वार, विश्व युद्ध के दौरान, सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मेन ऑफ ऑल नेशन वर ऑन द वॉर फ्रंट, वुमेन शोल्डर्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली एंड ऑक्यूपेशंस। अब क्या हुआ सोशल चेंज में कि इस युद्ध में भाग लेने वाले ज़्यादातर सब जो थे वो मेन थे, तो मेन जब मारे गए, आदमी जब मारे गए तो सारी जवाबदारी औरतों के ऊपर आ गई। दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर होम एंड सक्सेसफुली टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिफरेंट प्रोफेशनल फील्ड। फिर वो एक कदम आगे बढ़ी, अपने घर को छोड़ कर के उन्होंने सक्सेसफुली अपनी जवाबदारी को निभाया और अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड में वो जो लेडीज़ है आगे बढ़ी। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ देयर बीइंग इक्विवेलेंट टू मेन। अब उनका जो आत्मविश्वास था वो आदमियों के बराबर हो गया। एनहेंस Constantly, the demand for women to exercise their franchise was raised during the war. Strike, lockout, etc. raised their head. People suffered a lot and children's condition was pathetic. इससे अभाव, बेरोजगारी, भूखमरी, हड़ताल, तालाबंदी आदि समस्याएं शुरू हो गई। लोग अपार कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। बालकों की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा दयनीय हो गई थी। द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। जो वर्सेल्स की जो संधि थी उसके बारे में पढ़ेंगे। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लास्ट में, द अनकंडीशनल सरेंडर ऑफ जर्मनी इन फ्रंट ऑफ द एलिड नेशन ब्रॉट
एट एन एंड टू द वार। जो जर्मनी ने मित्र देशों के साथ में जब संधि की तो ये युद्ध का अंतिम चरण था। देन द एलाइड नेशन अंडरटुक द पीस प्रोसेस इन पेरिस। फिर शांति सम्मेलन किया गया पेरिस में मित्र राष्ट्रों के द्वारा, इन विच सम 58 कमीशंस वर फॉर्म्ड एंड 145 सेशन वर ऑर्गेनाइज्ड। इसके अंतर्गत उसमें 58 कमीशन की रचना की गई और 145 बैठक आयोजित किए गए। द एग्रीमेंट मेड विद जर्मनी ड्यूरिंग द पेरिस पीस प्रोसेस वॉज मेड इन द मिरर पैलेस एट वर्सेल्स। जो वर्सेल्स में मिरर पैलेस था वहाँ पे जर्मनी के साथ संधि की गई और एग्रीमेंट विद द जर्मनी पेरिस पीस प्रोसेस, जिसके कारण इस पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ जो समझौते किए गए वे वर्सेल्स के शीश महल में किए गए, इसलिए इसको हम वर्सेल्स की संधि के नाम से भी जानते हैं। दस इट केम टू बी नोन एज द वर्सेल्स ट्रीटी। देयर वर 4 प्रोविजन इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। वर्सेल्स की संधि में 4 प्रकार की व्यवस्था की गई थी। फर्स्ट, रीजनल अरेंजमेंट, प्रादेशिक व्यवस्था। फिर सेकंड है रिडक्शन इन ट्रूप एंड डिसआर्मामेंट। रिडक्शन इन ट्रूप एंड डिसआर्मामेंट, सेना में कमी और निशस्त्रीकरण। डिसआर्मामेंट का मतलब है निशस्त्रीकरण। द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन एट द एंड ऑफ द वार एंड फॉर वार फाइन। युद्ध हर जाने में किस्त की व्यवस्था की गई। अदर प्रोविजंस और अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड जॉर्ज, फ्रेंच प्रेसिडेंट क्लेमेंको एंड इटालियन प्रेसिडेंट ऑरलैंडो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दिस ट्रीटी। इस संधि में जो ये जितने भी हमने नाम लिए अभी, जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, फ्रेंच प्रेसिडेंट है, इटालियन प्रेसिडेंट है, इन लोगों ने ये लोग इस संधि में शामिल थे। जर्मनी वॉज फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार। इस वार के लिए जो जवाबदार है वो जर्मनी को पाया गया। अ वार फाइन ऑफ 6.5 बिलियन पाउंड वॉज इम्पोज ऑन जर्मनी। और जर्मनी के ऊपर 6.5 मिलियन का दबाव आ गया कि उसे हर जाने के रूप में भरने पड़ेंगे। इन इट हैड टू गिव अवे द रूरल रीजन टू फ्रांस। उसका रूहर प्रांत जैसा प्रदेश फ्रांस को देना पड़ा। इट्स राइन रिवर हैड टू बी ओपन फॉर इंटरनेशनल सी रूट। और जो राइन रिवर थी उसको ओपन कर देना पड़ा इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के रूप में। द रिनेल्ड रीजन ऑफ फ्रेंच बॉर्डर वॉज डिसअलाउड फ्रॉम बीइंग अ फोर्ट्रेस एज वेल एज दिस मिनरल रिच रीजन वॉज गिवन अवे टू फ्रांस फॉर 15 ईयर। 15 सालों के लिए फ्रांस की सीमा पर स्थित राइनलैंड प्रदेश में किलाबंदी करने से मना कर दिया गया और वहाँ खनिज समृद्ध प्रदेश 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। मोस्ट ऑफ द जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस वॉज कॉन्फिस्केटेड। उसके अधिकांश उपनिवेश भी ले लिए गए। जर्मनी के अधिकांश उपनिवेश जो थे वो भी ले लिए गए। एल्सेक एंड लॉरेन वर टू बी रिटर्न टू फ्रांस। एल्सेक और लॉरेन जो थे वो फ्रांस को वापस दे दिए गए। बिसाइड दिस जर्मनी वॉज टू गिव टू फ्रांस एंड अदर अलाइड नेशन अ लार्ज ऑन गन पॉइंट एंड फोर्सिबली, बिकॉज ऑफ विच there was bitterness and desperation among German. Constantly, the German economy failed miserably. अल्सेस और लॉरेंस जो है वो तो फ्रांस को वापस दे ही दी थी। इसके उपरांत हर एक वर्ष बड़ी मात्रा में उसे कोयला और लोहा फ्रांस और मित्र राष्ट्रों को युद्ध मुआवजे के रूप में देना था। इन सभी शर्तों पर जर्मनी से बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए। इससे जर्मन लोगों में हताशा और निराशा पैदा हुई और परिणाम स्वरूप जर्मनी की अर्थव्यवस्था भी छिन्न भिन्न हो गई। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, दूरगामी परिणाम। देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रेवेंज इन साइनिंग द ट्रीटी विद द नेशन दैट वर डिफीटेड इन द वार। युद्ध में पराजित राष्ट्रों के साथ संधि की गई
में बैर की भावना थी। पीस कुड नॉट बी एस्टेब्लिश्ड विद द ट्रीटी। साम्यवादी रूस इसलिए जगत में शांति स्थापित नहीं हो सकी। सोशलिस्ट रशिया वॉज नॉट गिवन अ प्लेस इन द लीग ऑफ नेशन। साम्यवादी रूस को राष्ट्रीय संघ में स्थान नहीं दिया गया। अमेरिका डिड नॉट ज्वाइन द लीग ऑफ नेशन। अमेरिका राष्ट्रीय संघ में शामिल नहीं हुआ। दैट्स वाई, इसी कारण से इट कैन बी सेड, हमें कह सकते हैं दैट द रीज़न फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज इन द पीस प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया में ही द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध की शांति प्रक्रिया के कारण ही हुआ था। फिर देखिए यहाँ पे रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, अभी जो हमने देखा था उसमें रशियन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, अभी हम इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, द रशियन रिवॉल्यूशन इन 1917 इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। रूस में जो क्रांति हुई थी वह विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। द रशियन हैड बीन ऑप्रेस्ड एंड सप्रेस्ड बाय द कज़ार ऑफ रशिया। राजनीतिक परिबलों में रूस की जनता जारशाही के दमन के अंतर्गत कुचली जाती थी। द रशियन कज़ार वॉज who inherited the position were all dictators and enjoyed uncontrolled rule over people. जार के शासन में प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं था। पीपल डिड नॉट हैव एनी राइट। पीपल के पास कोई, लोगों के पास कोई भी अधिकार नहीं था। द कज़ार वर सो क्रूल, जो कज़ार था वो बहुत ही ज़्यादा क्रूल था। एंड पिटीलेस on people that if anyone demanded for any right he was tortured, suppressed and severely punished or condemned to be sent to the bone chilling and dead cold of Siberia. प्रजा पर उन राजाओं की निरंकुश जारशाही इतनी ज़्यादा कठोर हो गई थी कि कोई भी व्यक्ति अधिकार की मांग करे तो उनके ऊपर अत्याचार, दमन और जुल्म किया जाता था अथवा साइबेरिया की हड्डी जमा देने वाली कातिल ठंड में भेजने की सज़ा दी जाती थी। दिस uncontrolled and oppressive Khazardom became the reason for grief, poverty and suffering among people. यह निरंकुश और अत्याचारी राजतंत्र प्रजा के लिए दुख, गरीबी और यातनाओं का कारण बन गया था। द रशियन फार्मर, लेबरर एंड पीजेंट वर नॉट गेटिंग इनफ इनकम डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड, दे बिकेम वेरी पुअर। रूस के किसान और मजदूर जो थे उनको बहुत अधिक काम करने पर भी उन्हें पर्याप्त मुआवजा नहीं मिलता था, जिससे उनकी स्थिति कंगालों जैसी बन गई थी। अंडर द लीडरशिप ऑफ फादर गैपन, a large rally was taken out to the Khazar residence, Winter Palace. फादर गपेन नामक पादरी के नेतृत्व में एक विशाल रैली के रूप में लोग जार के निवास स्थान विंटर पैलेस पर गए। द पीपल वर unarmed, while some had the Khazar's picture in hand with caption like "Long live the little white lord of Russia" written on it. वे लोग जो गए थे उस रैली में वो सभी निशस्त्र थे। कुछ लोगों के हाथ में जार की तस्वीर थी और उसमें रूस के छोटे प्रभु चिरंजीवी हो जैसे सूत्र लिखे गए थे। द कज़ार आर्मी ओपन फायर ऑन दीज इनोसेंट पीपल, और जो कज़ार की आर्मी थी उन्होंने इन लोगों के ऊपर आग बरसाना शुरू कर दिया। बिकॉज ऑफ विच 1000 ऑफ इनोसेंट पीपल डाइड, और इसी कारण से इस बीच में हज़ारों इनोसेंट जो लोग मासूम थे वो मारे गए। एंड द स्नो इन पेटर्सबर्ग वेयर द कज़ार पैलेस वॉज सिचुएटेड टर्न रेड विद ब्लड, और जो ये कज़ार का पैलेस था वो कैसा हो गया, लाल हो गया खून के कारण। इतने लोग वहाँ पे मारे गए। दिस डे इज़ नोन एज ब्लडी संडे इन हिस्ट्री, और इसी कारण से इस दिन को ब्लडी संडे के नाम से इतिहास में जाना जाता है। अराउंड दिस टाइम अ लार्ज नंबर ऑफ रशियन गॉट प्रोवोक्ड एंड बिकम रेस्टलेस एंड एज द वीकनेस
of the Khazardom has become obvious when a small nation like Japan and defeated a massive nation like Russia in the Russia-Japan। और इसी तरीके से उस समय रूस जापान में छोटे से राष्ट्र जापान द्वारा विशालकाय यूरोपीय राष्ट्र को रूस को दी गई पराजय से जारशाही की कमजोरियों का पर्दाफाश होने पर रूस की अधिकांश प्रजा आक्रोश में आ गई। इन ऑर्डर टू पेसिफाई द एंग्री रशियन, और रूस प्रजा का रोष परख कर उसे शांत करने के लिए, इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई, इन्हें शांत करने के लिए एग्री रशियंस को एन अनाउंसमेंट टू कॉल फॉर अ ड्यूमा लेजिस्लेटिव असेंबली विच हैड नॉट बीन कॉल्ड फॉर ईयर वॉज मेड। जो रूसी प्रजा का रोष जो है उसे शांत करने के लिए, उनका गुस्सा शांत करने के लिए वर्षों से नहीं बुलाई गई डूमा बुलाने की घोषणा की गई। इवेंचुअली 4 सच डूमा वर कॉल्ड। समयांतर पर 4 डूमा बुलाई गई। बट बिफोर इट कैन टेक स्टेप टू सेटिस्फाई द सिटीजन इट हैड बीन कॉल्ड ऑफ। परंतु वे प्रजा को संतुष्ट करने जैसे कदम उठाते उससे पहले ही बर्खास्त कर दी गई। ऑन 8 मार्च 1917, 8 मार्च 1917 के दिन द ऑप्रेस्ड वर्कर ऑफ पेट्रोग्राड कॉल्ड फॉर अ स्ट्राइक। पेट्रोग्राड के कुचले हुए मजदूरों ने हड़ताल कर दी। द कजार सेंट हिज ट्रूप टू सप्रेस दिस इवेंट। फिर कजार ने क्या किया, इस घटना को दबाने के लिए अपनी सेना भेजी। बट द आर्मी रिफ्यूज टू शूट दिस पीपल, पर आर्मी ने मना कर दिया कि हम इन लोगों को नहीं मारेंगे। एज अ रिजल्ट द रिवोल्यूशन बिगेन, और इसके रिजल्ट के परिणाम स्वरूप रिवोल्यूशन क्रांति स्टार्ट हो गई। आफ्टर द फॉल ऑफ कजारडम द पावर फेल इनटू हैंड ऑफ Kerensky, लीडर ऑफ मेंशविक ग्रुप। जारशाही के पतन के बाद केरेंस्की के नेतृत्व वाली मेंशेविक पक्ष के हाथ में सत्ता चली गई। एक्सेप्ट फॉर लेनिन एवरीवन इन रशिया वॉज हैप्पी विद द फॉल ऑफ कजार। उस कजार के जो कजार बीमार पड़ गया था, मर गया था, इस कारण से सत्ता आगे जारशाही का पतन होने से एकमात्र लेनिन को छोड़कर रूस के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। एवरीवन इन रशिया इज हैप्पी विद लेनिन फॉल ऑफ द कजार, बट लेनिन बिलीव्ड इन द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर एंड propagated by Karl Marx, while the Menshevik group believed in the importance of the middle class. As a result, Lenin instigated the Bolshevik against Menshevik and in November 1917 declared the final revolution and got the reins in his hand. This came to be known as the Socialist Bolshevik Revolution. जो लेनिन कार्ल मार्क्स की विचारधारा के अनुसार श्रमजीवियों के वर्चस्व में विश्वास करता था। परिणाम स्वरूप उसने बोल्शेविक को मोन्शेविकों के विरुद्ध उकसाकर नवंबर 1917 में अंतिम क्रांति करके सत्ता प्राप्त किया, और जो साम्राज्यवादी बोल्शेविक क्रांति के रूप में जानी जाती है। Thus the 300-year-old Kazardom came to an end and for the first time Russia was without a Khazar. इस तरह 300 वर्ष पुराना शासन जारशाही अब समाप्त हो गया। 300 वर्ष के इतिहास में रूस पहली बार जार विहीन बना। फिर देखिए एफर्ट फॉर वर्ल्ड पीस, द लीग ऑफ नेशन, विश्व शांति के प्रयास। सबसे पहले द लीग ऑफ नेशन, राष्ट्रीय संघ का निर्माण करना। द हॉरर ऑफ द वर्ल्ड वॉर एक्सप्लेन द एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ वर्ल्ड पीस टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व युद्ध की भयानकता ने विश्व के देशों को विश्व शांति की अनिवार्यता समझाई, और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता समझ में आने पर एंड फॉर दिस अ नीड ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉज फेल, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संघ की ज़रूरत दिखाई दी। सो इट बिकेम नेसेसरी टू थिंक एक्टिवली एंड इमीडिएटली अबाउट वर्ल्ड पीस। इसी कारण से विश्व शांति की दिशा में उन्होंने फटाफट अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। द अमेरिकन प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने राष्ट्रीय संघ की स्थापना में विशेष योगदान दिया था। द 14 पॉइंट सजेस्टेड बाय वुड्रो विल्सन वर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द
Paris peace process. On 10th January 1920, the League of Nations was formed. वुड्रो विल्सन ने जो 14 पॉइंट्स दिए थे उनको आगे रखकर पेरिस शांति की प्रक्रिया में 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। एम ऑफ लीग ऑफ द नेशन, राष्ट्रीय संघ के उद्देश्य, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था करना। एवरी नेशन टू रेस्पेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ अदर नेशन, प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अन्य राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना। टू गिव अप द पॉलिसी ऑफ वार, युद्ध नीति का त्याग करना। टू डेवलप इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना। टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट पीसफुली थ्रू नेगोशिएशन और मेडिएशन, अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से या मध्यस्थता द्वारा हल निकालना। इफ एनी नेशन इग्नोर्स द लीग ऑफ नेशन और इट्स मेडिएशंस, यदि कोई राष्ट्रीय संघ या मध्यस्थ इसकी अवहेलना करे, इट वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ रेबल नेशन, तो उसे बागी राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड फॉर वर्ल्ड पीस डिड नॉट मैनेज टू कीप अ कंट्रोल ओवर द imperialist policies of the superpower, and in 1939 the Second World War began. विश्व शांति की स्थापना करने के लिए स्थापित राष्ट्रीय संघ महासत्ताओं की साम्राज्यवादी नीति को अंकुश में नहीं रख सका और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। इसमें जो प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद में जब शांत हुआ तो उसमें क्या हुआ कि जो राष्ट्र पराजित हुए थे उनको नेगलेक्ट कर दिया गया, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया, जिससे कि जो राष्ट्र पराजित हुए वो संतुष्ट, इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो यहाँ पे संधि हुई थी, जो ट्रीटी स्थापित की गई थी, उससे वो संतुष्ट नहीं हुए और जल्दी ही द्वितीय विश्व युद्ध भी हो गया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर बना दिया है एक ही बार में, ताकि आपको बार बार अलग अलग वीडियोस नहीं देखने पड़े। डियर स्टूडेंट, अगर आपकी कोई क्वारी हो तो आप हमें कमेंट में लिख करके बता सकते हैं, हम आपकी क्वारी पूरी करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।